हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स क्राफ्ट AKTU। आज की वीडियो में हम कंपाइलर डिजाइन यूनिट 1 के लास्ट 10 इयर्स के सारे PYQ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम टॉपिक वाइज सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे और 99% चांस है कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन इसमें से ही रिपीट हो जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ एन एक्सप्रेशन और इसका पहला क्वेश्चन C इक्वल टू A स्टार B प्लस 10। ये हमारे 2023 और 24 के पेपर में आया था। इन क्वेश्चन के लिए हम पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पेज में हम कंपाइलर की इनपुट प्रोसेसिंग दिखाएंगे और एक हर फेज का आउटपुट क्या होगा वो दिखाएंगे दूसरे पार्ट में। तो पहले हम लिखेंगे C इक्वल टू A स्टार B प्लस 10, हमें गिवन एक्सप्रेशन। वो लेक्सिकल एनालिसिस फेज में जाएगा। लेक्सिकल एनालिसिस फेज उसे टोकन स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा जिसमें सारे हमारे वेरिएबल आइडेंटिफायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि C हमारा आइडेंटिफायर 1 में कन्वर्ट हो गया, A हमारा आइडेंटिफायर 2, B हमारा आइडेंटिफायर 3 और हमारा एक्सप्रेशन बन गया ID1 इक्वल टू ID2 स्टार ID3 प्लस 10 और हमारा आउटपुट हो गया टोकन स्ट्रीम। जो हमारे एक्सप्रेशन आया है टोकन स्ट्रीम की फॉर्म में सिंटेक्स एनालाइजर फेज में जाएगा और सिंटेक्स एनालाइजर फेज का आउटपुट हमेशा पार्स ट्री होता है। और मैं आपको पार्स ट्री बनाने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा। पार्स ट्री का स्टार्टिंग हमेशा इक्वल टू से होती है, उसकी रूट नोड हमेशा इक्वल टू होगी और इक्वल टू का लेफ्ट साइड में जो होगा वो उसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा और जो राइट साइड में होगा वो उसका राइट चाइल्ड बनेगा। जैसे इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट में ID1 है तो वो इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया और जो ये एक्सप्रेशन है वो उसका राइट चाइल्ड बन गया। अब हम देखेंगे इसके राइट नोड पे आएगा क्या इक्वल टू के। तो उसके लिए हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखते हैं। मल्टीप्लाई की ऑपरेटर प्रेसिडेंस ज्यादा है तो उसके जो बराबर में दोनों आइडेंटिफायर है वो एक हो जाएंगे। और अब इनके बीच में ये एक्सप्रेशन डिवाइड हो गया दोनों में, तो इनके बीच में प्लस है तो इसका राइट चाइल्ड प्लस हो गया और प्लस का राइट चाइल्ड 10 और उसके लेफ्ट में आएगा ये वाला पूरा बॉक्स। अब इसमें बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बीच में और ID2 उसका लेफ्ट चाइल्ड और ID3 उसका राइट चाइल्ड। हम आगे चलते हैं थर्ड फेज पे जो कि है सिमेंटिक एनालिसिस फेज। इसमें एनोटेटेड सिंटेक्स ट्री बनता है और एनोटेटेड सिंटेक्स ट्री बिल्कुल सिमिलर होता है पार्स ट्री के। बस उसमें एक अंतर होता है, जो हमारा 10 आया था ना यहाँ पे, वो यहाँ पे इंटीजर टू रियल 10 हो जाता है। उसमें बस यहाँ पे एक चीज जुड़ जाती है, इंटीजर टू रियल। बाकी एनोटेटेड सिंटेक्स ट्री बिल्कुल सिमिलर होता है पार्स ट्री के। अब फोर्थ फेज होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इसमें हम पहले एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे इंटरमीडिएट कोड में। हमने पहले एक ले लिया वेरिएबल T1 जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी A स्टार B की। फिर T2 ले लिया वेरिएबल जिसमें हमने डाल दिया इंटू रियल 10 और फिर T3 कर दिया T1 प्लस T2। और जो हमने C को ID1 लिया था आइडेंटिफायर 1 उसमें हमने T3 की वैल्यू डाल दी। ये हमारा इंटरमीडिएट कोड बन गया। फिर सिक्स फेज होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज। इसमें हमने कोड को ऑप्टिमाइज करा। T1 इक्वल टू A स्टार B, हमने T1 वेरिएबल में A स्टार B की वैल्यू ले ली। हमने फिर T2 वेरिएबल में T1 प्लस 10 ले लिया। T2 इक्वल टू इंटू रियल 10 वाली हमने लाइन इसमें घटा दी, हमने इसमें सीधे T1 में 10 प्लस कर दिया। और हमने C जो था हमारा ID1 उसमें हमने T2 की वैल्यू साइन कर दी। हमारा सिक्स फेज है कोड जनरेशन फेज। इसमें फाइनल कोड जनरेट होगा जो कि मशीन कोड होता है। मूव रजिस्टर 1 ए, हम रजिस्टर 1 में ए की वैल्यू को मूव कर देंगे। मल्टीप्लाई R1 बी, हम R1 में बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐड R1 स्टार 10, हम इसमें R1 में 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। मूव ID1 R1, हमने ID1 में R1 की वैल्यू असाइन कर दी। इसमें जहाँ मूव करना होता है वहाँ दो ही चीज लिखी जाती है कि किस में मूव होगा और कौन सी वैल्यू मूव होगी। बट जहाँ हमें ऑपरेटर अप्लाई करना होता है वहाँ हमें बताना होता है कि किस में ऑपरेटर अप्लाई होगा और दो कौन सी वैल्यू होंगी जिनके बीच ऑपरेटर अप्लाई होगा। R1 और B की मल्टीप्लाई होगी तो वो हमें बताना पड़ेगा दोनों ऑपरेटर कौन से हैं। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ए इक्वल टू बी प्लस सी स्टार बी प्लस सी स्टार 2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024-25 और 16-17 दोनों में आया है। इसमें भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक में इनपुट प्रोसेसिंग कंपाइलर के और एक में आउटपुट। और इसमें हम फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे सिमिलरली जैसे पहले में लिखा था, और से लेक्सिकल पार्ट लेंगे और लेक्सिकल पार्ट उसे आइडेंटिफायर टोकन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ए की वैल्यू यहाँ ID1 हो गई, बी की वैल्यू ID2, सी की वैल्यू ID3। ऐसे ही सेम पार्ट रिपीट होता है, सेम रिपीट कर दिया मल्टीप्लाई 2। और जो हमारा टोकन स्ट्रीम बनी है ये अब हमारे सिंटेक्स एनालाइजर पार्ट में जाएगी और उसका पार्स ट्री बनेगा। और मैंने बताया था पार्स ट्री बनाने का सिंपल तरीका।
कि आप पहले इक्वल टू लेंगे, रूट नोड हमेशा इक्वल टू होगी, और जो उसके लेफ्ट में बचा ID1 वो उसका लेफ्ट चाइल्ड, और ये वाला पूरा एक्सप्रेशन इसका राइट चाइल्ड। अब हम इसमें पूरे में ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखेंगे तो सारा मल्टीप्लाई है, पर हम इधर से ही लेते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पूरी। तो हमने मल्टीप्लाई लिया इधर की साइड से और 2 इधर कर दिया, नीचे राइट चाइल्ड बना दिया। फिर हम इस एक्सप्रेशन पे आए, ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे एक हो गया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे पूरा एक हो गया। अब हमने इसे बीच में से डिवाइड करा, फिर मल्टीप्लाया मल्टीप्लाया लिखा। फिर अब हमारे ID2 प्लस ID3 बचे, दोनों सिमिलर हैं। तो हमने यहाँ पे इधर भी प्लस लिखा, इधर भी प्लस लिखा, दोनों का सेम होने की वजह से। और एक में नीचे ID2 और एक में ID3, ये भी इधर प्लस में जा रहा है मल्टीप्लाई। तो इसके बन रहा ID2 प्लस ID3 मल्टीप्लाई ID2 प्लस ID3। हम दोनों को क्रॉस कनेक्टेड कर देंगे। इसका मीन सेम ही रहता है कि जैसे इधर से पढ़ा इनने ID2 प्लस ID3 मल्टीप्लाई ID2 प्लस ID3, फिर मल्टीप्लाई 2, तो पूरा राइट एक्सप्रेशन सेम रहता है। अब हम थर्ड फेज में गए, ये है सिमेंटिक एनालाइजर फेज। इसमें मैंने बताया था आपको, सेम पूरा सेम पार्स ट्री की तरह बनेगा, बस जो हमारी ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसमें हम पहले एक रूट नोड लगा देंगे इनटू रियल, और उसे फिर उसका चाइल्ड बनाएंगे 2। फिफ्थ फेज होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इसमें हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेंगे। तो हम T1 वेरिएबल में B+C की वैल्यू को असाइन कर देंगे, और T2 वेरिएबल में हम T1 मल्टीप्लाई T2 कर देंगे, क्योंकि हमारा B+C 2 बार था ना एक्सप्रेशन में। T3 में ये हम इंटू रियल टू, ये वाला वेरिएबल, ये वाली वैल्यू ऐसे कर देंगे। और T4 हो गया हमारा T2 स्टार T3, ये हमारा फाइनल वेरिएबल हो गया। अब हमारा आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हमारा कोड ऑप्टिमाइज होगा, T1 = B+C, T2 = T1 × T1। हमने T1 वैल्यू ले ली B+C, और हमारे एक्सप्रेशन में 2 बार थी, तो हमने दूसरे वेरिएबल में से 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया। और ID1 जो हमारा A था, उसमें हमने T2 × 2 सीधे कर दिया, हमने वाली लाइन को ऑप्टिमाइज कर दिया, हमने इसकी यूज को हटा के सीधे हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, इंटीजर 2 की। फिर इसका लास्ट फेज है कोड जनरेशन फेज, जिसमें मशीन कोड जनरेट होगा। मूव R1, R1 में हमने B की वैल्यू डाल दी। ऐड R1, R1, C, R1 में हमने फिर C की वैल्यू प्लेस कर दी। मल्टीप्लाई R2, R1, R1, हमने फिर R2 में R1 की वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई R2, R2, #2। ये #2 हमने इंटू रियल के लिए लिखा है, हैश ये साइन इंटू रियल को रिप्रेजेंट करता है। हमने R2 में 2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, और मूव कर दिया ID1 में R2 की वैल्यू को। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये 2020-21 में आया। A = B+C*10। अब एक साइड इनपुट प्रोसेसिंग दिखाएंगे कंपाइल के, एक साइड आउटपुट, फिर वही हम एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लेंगे और उसे लेक्सिकल एनालिसिस में दे देंगे, जिससे हमारा टोकन स्ट्रीम बनेगा। ए की वैल्यू यहाँ ID1 हो जाएगी, बी की ID2, सी की ID3, और एक्सप्रेशन हमने सिमिलरली लिख लिया। अब ये जाएगा सिंटेक्स एनालिसिस फेज में, और मैंने आपको पहले बताया पार्स ट्री बनेगा उसका, और पार्स ट्री लाने का सबसे आसान तरीका, पहले इक्वल टू के लेफ्ट में जो है लेफ्ट चाइल्ड बन गया उसका, राइट में जो है राइट चाइल्ड बन गया। और हम हमेशा पीछे से देखते हैं, इसे हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं एक्सप्रेशन को। तो मल्टीप्लाई आ गया इसका राइट चाइल्ड, और मल्टीप्लाई का राइट चाइल्ड 70, और उसका लेफ्ट चाइल्ड ये वाला एक्सप्रेशन। अब इस वाले एक्सप्रेशन में ऑपरेटर क्या है, प्लस, तो प्लस इसका लेफ्ट चाइल्ड, और प्लस का राइट चाइल्ड ID3, और प्लस का लेफ्ट चाइल्ड ID2। फिर थर्ड फेज है सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर एनोटेटेड सिंटेक्स ट्री देता है, जो कि सिमिलर होता है पार्स ट्री के, बस उसमें एक डिफरेंस होता है, जो हमारे इंटीजर वैल्यू होती है ना, इसे हम इनटू रियल में कन्वर्ट करके और उसका हम लीफ नोड बना देते हैं 70। फिर फोर्थ फेज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज, इसमें इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। हम इसमें T1 वेरिएबल में B+C की वैल्यू को असाइन कर देंगे, T2 में इंटू रियल 70, जो ये हमारा ये वाला आया था। फिर इन दोनों की वैल्यू को तीसरे वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ID1 में T3 की वैल्यू को असाइन कर देंगे। फिर हमारा फिफ्थ फेज है कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज, इसमें कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो हमने फिर एक वेरिएबल लिया T1 = B+C। अगर हमने इसमें ये दो लाइनों को ऑप्टिमाइज कर दिया, इनकी नीड को खत्म करके ID1 में डायरेक्टली T1 मल्टीप्लाई 70 कर दिया, डायरेक्टली उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी। लास्ट फेज है हमारा कोड जनरेशन फेज। मूव R1, B,
R1 रजिस्टर में हमने बी की वैल्यू मूव कर दी, मूव R2 कॉमा सी, R2 वेरिए रजिस्टर में हमने सी की वैल्यू मूव कर दी, ऐड R3 कॉमा R1 कॉमा R2। हम रजिस्टर R3 में R1 और R2 की वैल्यू प्लस कर रहे हैं, प्लस करके असाइन कर रहे हैं। मल्टीप्लाई R3 कॉमा R3 कॉमा है 70। R3 में हम 70 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू रियल 70 की। मूव ID1 कॉमा R3, हम ID1 में R3 की वैल्यू को असाइन कर दे रहे हैं और ये हमारा फाइनल मशीन कोड बन गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है थॉमसन रूल। थॉमसन रूल हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कन्वर्ट करने के लिए मदद करते हैं। इसमें पहला ट्रांजिशन है एप्सिलॉन ट्रांजिशन। एप्सिलॉन ट्रांजिशन दो स्टेज के बीच नॉर्मली हो जाता है। फिर है हमारा सेकंड ए, फॉर ए भी हमारा सिंपल जैसे एप्सिलॉन हुआ था वैसे हो जाएगा। थर्ड है ए मल्टीप्लाई बी, तो इसमें हम पहले ए को एक स्टेज पर करेंगे और फिर बी को। फोर्थ है हमारा ए और बी, तो इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि हम पहले सिंपली जैसे ए लिखा था और बी लिखा था ऐसे ही, पर इन दोनों को हम एप्सिलॉन से जोड़ेंगे आगे और पीछे। फिर है हमारा ए स्टार। ए स्टार मतलब या तो एक ए, दो ए, तीन ए, चार या जीरो ए, जीरो भी हो सकते हैं। तो पहले एप्सिलॉन फिर ए, फिर उसे एप्सिलॉन से पीछे जोड़ेंगे, फिर आगे एप्सिलॉन। और अगर हमारा जीरो ए है तो हम इनिशियल से फाइनल वाली पे जीरो ए के लिए इसे एप्सिलॉन से जोड़ देंगे। अब देखिए जैसे हमारे अगर दो ए हैं तो पहले हम एप्सिलॉन पे गए, ए के आ गया, फिर हमने दूसरा एप्सिलॉन ट्रांजिशन कर दिया, फिर ए आ गया। हम ऐसे कितने भी ए के ट्रांजिशन कर सकते हैं, हमारी कितनी भी वो बड़ी स्ट्रिंग हो ए की, हम सारे ले सकते हैं। और अगर हमारी जीरो है तो जीरो के थ्रू सीधे चली जाएगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। हम थॉमसन रूल उसी क्वेश्चन में लगाएंगे जिसमें हमें स्पेसिफिकली मेंशन हो। अगर हमें सिंपली दे रखा है मिनिमाइज करने का डीएफए का क्वेश्चन या एनएफए का क्वेश्चन, तो हम उसे जैसे हमने टफल में करा था बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। तो इसमें हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है 0+1 का स्टार, 0+1 और फिर 1 0। तो पहले हम इस पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को एक इनिशियल स्टेज और एक फाइनल स्टेज के बीच में रख लेंगे, और जहां जहां मल्टीप्लाई है इनके बीच में उन्हें हम अलग स्टेज में स्टेट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे 0+1 का स्टार को एक स्टेट, फिर 0+1 अलग स्टेट और 1 0 अलग स्टेट। अब मैं आपको पहले इसका दिखाता हूँ। 1 और 0 तो डायरेक्टली ऐसे सिंपली फाइनल स्टेट में चला जाएगा, और जो हमारे 0+1 है ये और के थ्रू या तो 0 या 1 ये ऐसे चला जाएगा हमारा Q3 में। और जो हमारे ये होता है स्टार वाला, या तो 0 आ सकता है या 1 या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए पहले हम इनिशियल स्टेज से एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेंगे Q1 पे, फिर इस पर हम लूप लगा देंगे, 0 1 कितनी बार भी आ सकता है, कितनी भी। फिर एक और एप्सिलॉन लेके इसे Q2 से जोड़ देंगे, और फिर या तो 0 या 1, फिर 1 और 0। अब जैसे हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग 0 1 0। तो 0 1 0 के लिए यहाँ से हम एप्सिलॉन पे करा, यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया, हम सीधे फिर एप्सिलॉन के थ्रू गए। 0 1 0, या 1 1 0 होगा तो भी इधर से भी एप्सिलॉन, यहाँ से एप्सिलॉन, फिर 1 फिर 1 0। तो हमारा एप्सिलॉन एनएफए हो गया। और हम एप्सिलॉन एनएफए को नॉर्मल एनएफए में कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारा ये वाली स्टेट था पहले इनिशियल स्टेज बन जाएगा, 0 1 का कोई सा भी, या फिर 0 या 1, फिर 1 फिर 0। इससे हमारा सेंस पूरा सेम वही रहेगा, बस हमारा ये सिंप्लीफाइड हो गया, हमारी एप्सिलॉन ट्रांजिशन हट गई इसमें से। ये हमारा एनएफए। और अब हम इसके ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। तो हमने पहले लिया क्यू नॉट, आप ये सब अभी छोड़ दीजिए ए बी सी डी, पहले आप ये देखिए क्यू नॉट, हमने इनिशियल स्टेज ली। अब इससे हम 0 से कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्यू नॉट से 0 से Q1 पे जा रहे हैं, पहले तो क्यू नॉट पे जा रहे हैं फिर Q1 पे जा रहे हैं, तो लिख दिया। और 1 से कहाँ कहाँ जा रहे हैं, पहले 1 से क्यू नॉट पे जा रहे हैं, फिर Q1 पे जा रहे हैं, वो लिख दिया। अब हम यहाँ से कोई स्टेज नहीं देखेंगे, अब हम यहाँ से स्टेट देखेंगे कि कौन सी स्टेट है। तो हमने ये वाली स्टेट ली, Q0 Q1, वैसे तो दोनों ही सेम है, यहाँ लिखी। अब इस पे चेक करेंगे कि 0 पे क्यू नॉट से कहाँ कहाँ जा रहा है, फिर क्यू नॉट से 0 पे, क्यू नॉट पर Q1 पे लिख दिया। अब फिर Q1 देखेंगे 0 से कहीं जा रहा है क्या, नहीं, उस पर Q1 से कोई ट्रांजिशन नहीं है। फिर हमने इसके लिए 1 पे देखी, 1 से क्यू नॉट से 1 पे, क्यू नॉट पे जा रहा है और Q1 पे जा रहा है, ये दोनों लिख दिए। फिर Q1 पे देखा 1 से कोई ट्रांजिशन है, तो ये Q2 पे जा रहा है।
अब ये वाली स्टेट तो यही वाली स्टेट सेम हो गई, पर ये नई स्टेट आई है, तो हमने अभी इसे ले लिया। अब इस स्टेट पे हम तीनों पे चेक करेंगे, ऐसे कि जीरो पे कहाँ कहाँ जा रहा है ये। तो क्यू नॉट से हमने देखा, पहले क्यू नॉट से जीरो पे, क्यू नॉट पे जा रहा है, क्यू वन पे जा रहा है। जो जो स्टेट इसमें मेंशन होती है उन सारों पे देखना पड़ेगा कि जीरो से कहाँ कहाँ जा रहे हैं। फिर क्यू वन देखा, वो कहीं नहीं जा रहा। फिर क्यू टू था, क्यू टू देखा, वो क्यू एफ में जा रहा है। तो ये इसमें क्यू एफ आ गया, और जिसमें हमारा फाइनल स्टेट आएगी ना एफ ए वाली, वो हमारी डी एफ ए की भी फाइनल स्टेट बनेगी। फिर हमने वन पे चेक करा, तो क्यू नॉट तो पता ही है, क्यू नॉट और क्यू वन पे जा रहा है, लिख दिया। क्यू वन वन से क्यू टू पे जा रहा है, क्यू टू लिख दिया। अब पर क्यू टू वो वन से आगे नहीं जा रहा, तो इसलिए बस ये क्यू टू तक ही रहेगा। फिर हमारी आएगी डी स्टेट, मतलब ये फाइनल वाली स्टेट, हमने इसे लिखा। फिर इन पे चेक करा, तो जीरो से क्यू नॉट, क्यू नॉट पे जा रहा, क्यू वन पे जा रहा, और कहीं नहीं जा रहा। ऐसे क्यू वन जीरो से कहीं नहीं जा रहा, और क्यू एफ जीरो से कहीं नहीं जा रहा। वन पे आए, तो इसमें आ गया क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, कि वन से कहाँ कहाँ जा रहे। अब फिर हमने इन स्टेट्स को नेम दे दिया, क्यू नॉट वाली स्टेट को ए, क्यू नॉट क्यू वन को बी, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू को सी, और क्यू नॉट क्यू वन क्यू एफ को डी। हम इसका डीएफए देखते हैं, मतलब ये डायग्राम देखते हैं, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ए स्टेट से जीरो और वन पे दोनों पे बी पे जा रहा है। फिर बी, बी जीरो से तो अपने पे जा रही है सेल्फ लूप, और वन से जा रही है सी पे। फिर सी, सी जा रही है जीरो से डी पे, और वन से जा रही है अपने पे सेल्फ लूप। फिर हम डी देखेंगे, डी जीरो पे तो जा रहा है बी पे, और वन पे जा रहा है सी पे। तो हमने डीएफए बना दिया। अब हम इसे मिनिमाइज करेंगे, देखेंगे कि मिनिमाइज हो सकता है नहीं हो सकता। तो हम इसके ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, और उसमें पहले ए आया, ए से देखेंगे जीरो और वन पे कहाँ जा रहा है, दोनों पे बी पे जा रहा है। फिर बी पे देखेंगे, बी जीरो पे तो अपने आप पे ही आ रहा है, और वन पे सी पे जा रहा है। फिर सी को देखेंगे, सी जीरो पे डी पे जा रहा है, और वन पे अपने आप पे ही आ रहा है। फिर हम डी देखेंगे, डी जीरो पे बी स्टेट पे जा रहा है, और वन पे सी स्टेट पे जा रहा है। अब हमारा इसमें हमने टफल में भी सीखा था मिनिमाइज करने के थ्योरम, और हम यहाँ भी सीखेंगे। हम फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट का ग्रुप बना के उन्हें डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने पाई नोट में पहले फाइनल स्टेट कौन सी हमारी डी, उसे अलग लिख लिया, और नॉन फाइनल को अलग लिख लिया, ए बी सी को। फिर हम चेक करेंगे कि इनका जीरो और वन पे ये सारी सिमिलर ग्रुप में मिलनी चाहिए। फिर डी है, डी के लिए बी और सी, और बी और सी ए ही की ग्रुप में है, तो ये ठीक है। फिर हम इसमें देखेंगे ए के लिए है बी और बी, हाँ ये ए की ग्रुप में है, ठीक है। फिर हम बी के लिए देखेंगे, बी और सी, ये ए की ग्रुप में है, ठीक है। फिर हम सी के लिए देखेंगे, डी और सी, डी अलग ग्रुप हो गया और सी अलग ग्रुप हो गया, तो हमें सी इसमें से अलग करना पड़ेगा। डी, ए बी और सी, अब ये तीन ग्रुप में डिवाइड हो गया। हम फिर चेक करेंगे, डी जीरो पे बी ग्रुप में है, और क्या कहते हैं वन पे सी ग्रुप में है, ठीक है। ए, बी और बी में ए की ग्रुप में, ठीक है। बी चेक करेंगे, बी जीरो पे बी में है, और वन पे सी पे है। पर ये इससे अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका देखो ये वाला, ये बी में है वन पे, और ये सी में है, और बी और सी अलग अलग ग्रुप हैं, तो ये ए से भी अलग हो जाएगा। फिर हम पाई थ्री देखेंगे, हम दोबारा पूरा चेक करेंगे, और ये सिमिलर स्टेज ही वापस आ जाएगी, हमारा सिमिलर एक्सप्रेशन। तो हमारी पाई टू इक्वल टू पाई थ्री, और टर्मिनेट हो जाएगी प्रोसेस। और हम देखेंगे ये हमारी चार स्टेट है इस डीएफए में, तो ये हमारा मिनिमाइज डीएफए है। इसमें हम ये देखते हैं, जो दोनों होते हैं ना जीरो और वन, या तो दोनों एक्सप्रेस, जैसे ये ए और बी स्टेट है, इन दोनों का सेम ग्रुप में होनी चाहिए। अगर इसका जीरो एक ग्रुप में है और वन भी दोनों की सेम ग्रुप में होनी चाहिए, ये नहीं है कि जीरो और वन दोनों एग्जैक्टली नॉन फाइनल या फाइनल में होनी चाहिए। तो जैसे ए है, ए का जीरो फाइनल में है, तो बी का जीरो भी फाइनल में होगा अगर ये सेम ग्रुप में है। और अगर इसका वन फाइनल में है और बी का भी वन फाइनल में है, तो दोनों फाइनल में होनी चाहिए सेम ग्रुप में होने के लिए, और नहीं है तो वो अलग ग्रुप में हो जाएंगे। सो द डीएफए इज ऑलरेडी मिनिमाइज्ड। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ड्रॉ एन एफ ए फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी स्टार और ए बी। हम सेम उसकी तरह एक इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में इस पूरे एक्सप्रेशन को रख लेंगे। और के लिए आपको पता ही है, हमें दो रास्ते लेने पड़ते हैं। ए भी हमारा सिंपली क्यू नॉट से एक स्टेट पे ए, और फिर बी फाइनल स्टेट में मिल जाएगा। और इसमें देखेंगे हम, ए तो सिंपली आ जाएगा, बी का स्टार है। मैं आपको स्टार के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ, जहाँ भी स्टार आए उसके लिए आप पहले एप्सिलॉन फिर एक स्टेट पे अपना सेल्फ लूप
जो भी चीज़ हो वो और फिर एप्सिलॉन। जैसे इसमें बी है तो पहले एप्सिलॉन, फिर सेल्फ लूप बी स्टेट पे, फिर एप्सिलॉन। तो ये हमारा एप्सिलॉन एनएफए बन गया। और अगर हम इसमें से एप्सिलॉन हटाएंगे, हमें इसे नॉर्मल एनएफए बनाना है, तो हम ये एप्सिलॉन वाली स्टेट हटा देंगे और ये बी फाइनल स्टेट पे सेल्फ लूप हो जाएगा। ए और बी फाइनल स्टेट वाली पे सेल्फ लूप की कितनी बार भी आ सकता है, 0 1 2 3 कितनी बार, और नीचे वाला सेम रहेगा। अब मेथड टू थॉमसन मेथड से, थॉमसन रूल की मदद से, जो मैंने आपको पहले सिखाए थे। R1 हम अलग अलग बनाएंगे सब चीज का। जैसे ए का हमने खाली सिंपल बना दिया, बी स्टार का जैसे उसमें था पहले एप्सिलॉन, फिर बी, फिर उससे एप्सिलॉन, फिर ये एप्सिलॉन। और ये यहाँ गलत हो रहा है, ये निशान यहाँ आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ ये गलत है। या तो 0 हो जाएंगे बी, या 1 हो जाएगा, या कितने भी हो सकते हैं। फिर हम R3 में इन दोनों को जोड़ देंगे थर्ड स्टेप में। ये हम इसके आगे जोड़ देंगे और ये सेम रहेगा। अभी ऐसे आएगा, ऐसे नहीं, ये गलत हो रखा है। फिर R4 में हम इस नीचे वाले के लिए बनाएंगे, ए और बी के लिए। ए बी का आपको पता होगा, सिंपली बन जाएगा। पहले एक सिंपल स्टेट से ए, फिर बी फाइनल स्टेट तक। हम R5 में ना जोड़ेंगे, तो आपको पता, और में जोड़ने के लिए एक स्टेज यहाँ बनाएंगे, इधर एप्सिलॉन इधर एप्सिलॉन। हमने सेम वही करा, और आखिरी में भी इधर एप्सिलॉन और इधर एप्सिलॉन, सेम वही करा है। और बाकी ऊपर का पूरा सेम है। और ये हमारा फाइनल वर्जन बन गया इसका एनएफए का। Q1 से एप्सिलॉन पे इधर, और एप्सिलॉन फिर नीचे वाला ए और बी, ये सिंपली ऐसे ही जाएगा। और फिर एप्सिलॉन से फाइनल स्टेज में यहाँ ए आ गया, एप्सिलॉन बी का एप्सिलॉन इधर। और अगर हमें एक भी नहीं लें तो डायरेक्ट एप्सिलॉन स्टेट। थॉमसन मेथड से हमेशा एप्सिलॉन एनएफए बनता है, नॉर्मल एनएफए नहीं बनता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। चाहो तो आप इसे लिख भी सकते हो और नहीं भी, पर ये वाला इसका ज्यादा करेक्ट वर्जन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एम्बिगियस ग्रामर, इज द फॉलोइंग ग्रामर एम्बिगियस, प्रूव दिस। एम्बिगियस ग्रामर क्या होती है यार? CFG सेड टू बी एम्बिगियस इफ द ग्रामर प्रोड्यूसिंग मोर देन वन पास ट्री। अगर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का एक से ज्यादा पास ट्री होता तो एम्बिगियस कहलाई जाती है। एक्सप्रेशन दे रखा, हमने इसे ऐसे रूल्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया, ई टेंस टू ई प्लस, ई टेंस टू ई डैश, और ई टेंस टू आई डी। और अब हम इसका पार्स ट्री बनाएंगे। पहले हमने खाली ई लिया और ये वाला एक्सप्रेशन पूरा ट्री की फॉर्म में बना दिया, ई प्लस। फिर अब इस वाली ई में हमने ये वाली वैल्यू रख दी, पहले ई में ई और ब्रैकेट ई। सेकंड वाली ई में हमने आईडी लिख दी। तो और फिर इस वाली ई को भी आईडी असाइन कर दिया, और इस वाले को भी आईडी 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 प्लस। और हम कितने भी पार्स ट्री बना ले, जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा, जैसे हम अगर इस वाले ई में ये वाली वैल्यू रख देते, ई, और इस वाले में आईडी रख देते पहले वाले में, तो एक्सप्रेशन पूरा सेम बनता। या हम पहले जो हमने ई लिया था इसमें सीधे ई और ई रख देते, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो आईडी 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 प्लस ही बनेगा। तो यहाँ एक खाली एक पार्स ट्री बनेगा, इसलिए अनएम्बिगियस ग्रामर है। सिंस देयर इज ओनली वन पार्स ट्री, सो इट इज अनएम्बिगियस ग्रामर। Write down the regular expression for the set of string over a comma b such that fifth symbol from the right is a। हमारा राइट से पांचवा सिंबल ए होना चाहिए, तो हम पहले हमारा चार सिंबल राइट से कोई से भी ए या बी में से कोई सा भी हो सकता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। हमने चार बार ए प्लस बी लिख लिया। और फिफ्थ सिंबल हमारा फिक्स्ड है, ए ही रहेगा, ए। और फिर उससे साइड में, इधर की साइड, लेफ्ट साइड, ए और बी का कोई सा भी हो सकता है, या तो ए बी 0 बार हो, 1 बार हो, 2 बार हो, तो इसलिए हमने स्टार लगा दिया। The set of all string over 0 and 1 such that every block of four consecutive symbol contains at least two zeros। हमें 0 और 1 का ऐसे एक्सप्रेशन बनाना है इसमें चार कंसेक्यूटिव सिंबल हो और वो एटलीस्ट 2 जीरो कंटेन करते हो। तो हम सारी पॉसिबिलिटी की जीरो कहाँ कहाँ आ सकता है, पहले स्टार्टिंग में जीरो आ सकता है और लास्ट में जीरो रख के देख लिया हमने, और बीच में कुछ भी आ सकता है, 0 + 1, 0 + 1 में से कोई सा भी जीरो या वन, जीरो या वन, या दोनों जीरो स्टार्टिंग में हो जाएंगी, या दूसरे और चौथे नंबर पे जीरो हो जाएगी, या दोनों जीरो लास्ट में हो जाएंगी, या दोनों जीरो मिडिल में हो जाएंगी, या पहले जीरो एक पे और थर्ड पे हो जाएगी। तो ये छह कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, कि जीरो हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं।
हमने सारी पॉसिबल कंडीशन जहाँ जहाँ हम दो जीरो प्लेस कर सकते हैं वहाँ रख दिया, और बची हुई जगह में जीरो और वन का कोई सभी वो आ सकता है, जीरो या वन में से, तो हमने जीरो प्लस वन लिख दिया। हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। कंस्ट्रक्ट एन एफ ए फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्लैश ए बी बी और ए स्टार बी प्लस बाई यूजिंग थॉमसन मेथड। ये हमें थॉमसन मेथड की मदद से करना है। और इसमें मैं आपको बता दूं, प्री प्लस का मतलब होता है बी डॉट बी स्टार, मतलब एक बी तो आएगा इसमें, लैम्डा नहीं हो सकता, मतलब जीरो भी नहीं हो सकते, इसमें एक बी तो होगा ही होगा। तो हमने इस एक्सप्रेशन को सिंपली लिख लिया, और को हम प्लस भी लिख सकते हैं, और का मतलब प्लस ही होता है अगर ऐसा डैश दे रखा हो तो, ए प्लस ए बी बी प्लस ए स्टार बी। और हमने इसका सिंपली डायग्राम बना लिया, ए प्लस से फिर ए बी बी, और कहते तीसरा भी प्लस से है तो ए, और ऊपर के दोनों का तो सिंपल है इसलिए हमने इसे पहले अलग लिख लिया, ए बी बी हमने इसे सिंपली अलग बना लिया। और तीसरे वाले के लिए हमने थॉमसन रूल की मदद से स्टार आएगा, तो उसके लिए पहले एप्सिलॉन स्टेट फिर एप्सिलॉन और ये डायरेक्ट एप्सिलॉन अगर हमें एक भी ना लेना हो, फिर बी आएगा। तो बी के लिए हमने इस वाली स्टेट को एप्सिलॉन बनाया, फिर यहाँ बी, फिर एप्सिलॉन, फिर ये। और आप सोचेंगे हमने नीचे वाला एप्सिलॉन क्यों नहीं लिया बी के लिए, बी एक बार तो आएगा ही आएगा, बी से हम डायरेक्ट लेमडा की तरह वो नहीं कर सकते कि हमें जीरो बी लेने हैं, इसलिए बी एक बार तो आएगा आएगा, इसलिए ये वाली स्टेट नहीं आएगी इसमें। और हमने फिर बस इन दोनों को जोड़ दिया। हमने जो ये वाली स्टेट आ रही थी, हमने इधर से एप्सिलॉन स्टेट इधर बना दिया, हमने जो ये वाली स्टेट थी इसके थ्रू ज्वाइन कर दी, और ये वाली फाइनल पे कर दी, Q6 से जो एप्सिलॉन पे जा रहा इसे फाइनल में ज्वाइन कर दी। ये सिमिलर यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रैकेट बी और सी स्टार। हमने इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट दिया, पहले हमने एक ए की सिंपल बना दी ट्रांसफॉर्मेशन, और हम बी और सी स्टार की बना रहे हैं। हमने पहले बी लिया, और एप्सिलॉन एप्सिलॉन, हमने सी लिया एप्सिलॉन एप्सिलॉन, और इन्हें जोड़ दिया हमने एक स्टेट से। फिर अब हमें स्टार देखना है, पहले हमने नॉर्मल बी और सी का बनाया, बी और सी के लिए थॉमसन रूल के, अब हम स्टार के लिए बना रहे हैं। तो इस वाली स्टेट से यहाँ आगे कि बी और सी के कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, और इस वाली स्टेट को हमने एक इधर एप्सिलॉन जोड़ा एक आगे एप्सिलॉन जोड़ा, ताकि अगर हम एक भी कॉम्बिनेशन ले सिंपल ए हो तो भी वो हमारा फाइनल स्टेट में चला जा। और फिर हम इसे दोनों को कंबाइन कर देंगे ए, और इसके आगे पूरा ये वाला एक्सप्रेशन बना देंगे। क्यू के बाद ए आ गया, और ए के बाद हमें पूरा एक्सप्रेशन ले लेते हैं, सीधे फाइनल स्टेट में लैम्डा चला जाएगा ये एप्सिलॉन के थ्रू, और हमारा एक खाली एक्सप्रेशन बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्लस एंड बी सी डी। तो ए प्लस का मतलब मैंने आपको बताया था ए डॉट ए स्टार, ए एक बार तो आएगा ही, और फिर बाकी चाहे वो कितनी बार भी आए, बी सी डी। तो ए एक बार आ गया, फिर उसका स्टार वाला ट्रांजिशन के एप्सिलॉन फिर ए, फिर एप्सिलॉन के थ्रू ये पूरा, या तो एक भी ए नहीं हुआ तो मतलब एक है, उसके बाद हमें जीरो ए लेने हैं तो सीधे बी पे आ गए, फिर यहाँ से बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रैकेट ए और बी स्टार बी, ये भी सिमिलर ऐसी है, ए ले लिया। फिर कहते हैं ए और बी का स्टार बनाने के लिए पहले तो हम ए और बी बनाएंगे, और ए बी, और फिर दोनों को आगे पीछे एप्सिलॉन से जोड़ देंगे, और फिर हम उसका स्टार बनाएंगे। स्टार बनाने के लिए इधर से पहले यहाँ पे कि कहते हैं ए और बी के कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो इसलिए एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन यहाँ, और इसके पहले वाली स्टेज से ये लास्ट स्टेज तक एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन यहाँ की। अगर हम एक भी इसका कॉम्बिनेशन नहीं लेते, हमारी अगर फाइनल स्ट्रिंग ए और बी होती है, तो यहाँ से पहले ये आएगा, फिर एप्सिलॉन, और फिर बी, हमारी ये भी बन गई पूरी स्ट्रिंग, और ये बी हमारी फाइनल स्टेज में चली जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट एन एफ इंटू डी एफ एंड देन मिनिमाइज। ये क्वेश्चन हमने टफल में भी करा था, और उसकी तरह बिल्कुल सिमिलर ही है क्वेश्चन। इसमें हमें ये एन एफ ए दे रखा है कि क्यू नोट से एप्सिलॉन ट्रांजिशन पे क्यू वन पे जा रहा है, या बी ट्रांजिशन पे क्यू वन पे जा रहा है, या क्यू वन से ए और सी पे क्यू नोट पे जा रहा है, या क्यू नोट से एप्सिलॉन और सी पे हमारा क्यू टू पे जा रहा है, और क्यू वन से बी और सी पे क्यू टू पे जा रहा है। क्यू टू हमारी इसमें फाइनल स्टेट है, और क्यू वन हमारी इनिशियल स्टेट है। हम इसमें एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर यानी कि हम किसी स्टेट से एप्सिलॉन की मदद से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो उसके एप्सिलॉन क्लोजर वाली स्टेट अपने आप जरूर होती है, जैसे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नोट, तो क्यू नोट अपने आप तो हो गई, और क्यू नोट से हम एप्सिलॉन से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्यू वन पे और क्यू टू पे, तो ये दोनों लिख दिए। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू वन, क्यू वन अपने आप तो आएगा ही, और इस समय एप्सिलॉन से कहीं नहीं जाए तो बस क्यू वन रह जाएगा। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू टू, क्यू टू खुद तो आएगा ही, बाकी हम इससे एप्सिलॉन से कहीं जाए तो ऐसे ही रहेगा।
हमने एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट को ए मान लिया। और हम इसकी सारी ट्रांजिशन देखेंगे, यहाँ पे ए बी और सी वेरिएबल हैं जिन पर हमें ट्रांजिशन देखने के कहाँ कहाँ जा रहा है। फॉर ट्रांजिशन ऑफ ए डेल कैपिटल ए कॉमा स्मॉल ए, हम इसमें यहाँ पे भी एप्सिलॉन क्लोजर, ये जो कैपिटल है इसकी तीनों स्टेट लिख देंगे, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू जो भी है इसका एप्सिलॉन क्लोजर। और ये अब हम चेक करेंगे ए से कहाँ कहाँ जा रहा है। तो क्यू नॉट ए से कहीं नहीं जा रहा, क्यू वन ए से नॉट पे आ रहा है और कहीं जा रहा, क्यू टू ए से कहीं नहीं जा रहा। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट हो गया, और हमने एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट को ही तो ये माना कैपिटल ए, तो यहाँ कैपिटल ए आ गया। फिर हमने इसकी बी पे ट्रांजिशन देखी, बी से कहाँ कहाँ जा रहा है, ये क्यू वन पे जा रहा है क्यू नॉट, तो यहाँ क्यू वन आ गया। क्यू वन क्यू टू पे जा रहा है बी पे, तो यहाँ क्यू टू आ गया। और ये हमारा एप्सिलॉन क्लोजर ऊपर दी, इन दोनों का एप्सिलॉन क्लोजर क्यू वन क्यू टू बना। और ये हमारा कोई पहले से नहीं था, तो हमने इसे स्टेट को बी मान लिया। तो हम इसका थर्ड देखेंगे कि कहते हैं सी के ट्रांजिशन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू और सी। तो हम देखेंगे क्यू नॉट सी से कहाँ कहाँ जा रहा है, वो क्यू टू पे आ रहा है सी से, तो हमने क्यू टू लिख दिया। और क्यू वन क्यू नॉट पे आ रहा है, तो क्यू नॉट और क्यू टू आ गया। और इसका एप्सिलॉन क्लोजर क्यू नॉट के में तीनों है, तो तीनों अगर क्यू टू आएगा, कॉमन हो गया। और ये हमारे एक ही तो वैल्यू है, इसलिए ए। ऐसे हम इन बाकी सारों का भी निकालेंगे, बी का सी का, हमारी बी स्टेट आई थी। जब यहाँ एप्सिलॉन क्लोजर क्यू नॉट करेंगे इधर बी पे जाने पे, तो एक और नई स्टेट बन जाएगी सी। फिर हम सी वाली स्टेट बनाएंगे, तो इसमें दोनों फाइव फाइव आ जाएगा कि इनकी ट्रांजिशन कुछ नहीं बन रही। और ये हमारे यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके एनएफ टेबल बनाएंगे, एनएफ की ट्रांजिशन टेबल। तो ए पे जा रहा, बी पे सी पे भी ए पे आ रहा है। फिर बी वाली स्टेट ए पे आ रही है, बी पे सी पे जा रही है, और सी पे फिर ए पे आ रही है। और सी वाली स्टेट तो तीनों वेरिएबल में फाई हो रहा है, वो कहीं पे नहीं जा रही, उसका खत्म है। हम इसलिए ट्रांजिशन डीएफए की ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे जो कि बिल्कुल सिमिलर बनेगी। और हम फिर इस टेबल की मदद से डायग्राम बना देंगे, और हमारी तीनों ही फाइनल स्टेट होंगी। क्योंकि क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारी क्यू टू फाइनल स्टेट थी, और हमारी ए में देखो क्यू टू है, हमारी बी में भी क्यू टू है, और हमारी सी में भी क्यू टू है। तो हमारी तीनों फाइनल स्टेट होंगी। हम बस इस पे लिख देंगे, जैसे ए की मदद से ए और सी पे जा रहा है, ए सी सेल्फ लूप लग गया। और ये स्मॉल बी से इस वाले कैपिटल बी वाली स्टेट पे जा रहा है। अब ये जो कैपिटल बी है ये ए पे जा रहा है, क्या कहते हैं, ए और सी पे, तो इधर लूप लगा दिया। और क्या कहते हैं, स्मॉल बी पे सी पे जा रहा है। और ये है सी, ये अपने डेड स्टेट होगी जिससे ए बी सी पे जाएगा। ये फाइव 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 है ना, इसके आगे कुछ नहीं होने का, इसलिए डेड स्टेट आ गया। अब एक ये क्वेश्चन है, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मेड अप ऑफ ऑड नंबर ऑफ ए एंड ऑड नंबर ऑफ बी। हमारी स्ट्रिंग क्या क्या हो सकती है, एक ए एक बी, तीन ए तीन बी, और इनके सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर हमारा ए और बी का कोई सा भी कॉम्बिनेशन, या तो दो ए आ जा या दो बी आ जा, और फिर ए बी प्लस बी ए, मतलब या तो एक ए या एक बी। जैसे यहाँ पे हमने डबल ए आ गया इधर से हमारा, और इसमें से हमने ए भी ले लिया, तो तीन ए और एक भी हो गया, वो हमारा एक्सेप्टेबल है। फिर हमने ब्रैकेट लगाया, फिर अंदर ब्रैकेट, फिर इसका स्टार, फिर ए बी प्लस बी ए, इनमें से कोई सा एक, फिर इन दोनों में से कोई सा एक, तो देखो ये पांच बन जाएंगे। यहाँ से कोई भी दो ले सकते हो, यहाँ से कोई दो, फिर यहाँ से कोई दो, मीन्स छः हो जाएंगे, तीन ए और तीन बी। फिर हमने ए बी प्लस बी ए का स्टार ले लिया, और फिर इसे होल स्टार कर दिया, फिर ए प्लस बी बी का स्टार। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसे आपको याद करना पड़ेगा, मैंने भी याद करा था, समझ में कमी आती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द लैंग्वेज ए एन प्लस एम बी एन वेयर एम कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो इसे मैंने ऐसे लिख लिया, ए की पावर एम, ए की पावर एन, बी की पावर एन, वेयर एम कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। हमारी सबसे सिंपल स्ट्रिंग बनेगी ए बी, अगर हम दोनों की वैल्यू को वन एज्यूम कर लेते हैं। तो हम इसमें फिर ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, एस टेंस टू कैपिटल ए एस वन, ये हमने अभी एज्यूम करा है। फिर हम एस वन को लेंगे ए एस वन बी,
कि क्या कहते हैं, एन हमारी एक एक बार तो आएंगी ना, सिमिलर रहती हैं। तो A S1B और AB, जो एन वाली हैं ये दोनों। और एम वाला लिया हमने ए, कैपिटल ए और ए, कि या तो खाली ए आ जाएगा या ए कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, एम की वैल्यू। ये हमारी बन गई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द ग्रामर इज एम्बिगियस और नॉट, इफ एम्बिगियस देन कन्वर्ट इट इनटू अनएम्बिगियस ग्रामर। पहले हम इसे चेक करते हैं। हमें स्ट्रिंग दे रखी है ई टेंस टू ई प्लस ई और ई स्टार ई और आई डी। हमने इसके पार्स ट्री बनाई है दोनों। ये हमारी आखिरी एक्सप्रेशन बना आई डी स्टार आई डी प्लस आई डी। और यहाँ हमारा चेंज हो सकता है आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी। तो हमारे दो एक्सप्रेशन बन रहे हैं, फाइनल एक्सप्रेशन। तो हमारे पास दो पार्स ट्री हैं। तो यह एम्बिगियस ग्रामर हो गई। हम इसे एम्बिगियस ग्रामर बनाएंगे। हमने ये भी टफल में सीखा है, पर हम यहाँ दोबारा करेंगे। प्लस और स्टार लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है, तो हम इन्हें राइट रिकर्जन से रिमूव करेंगे। और क्या कहते हैं, पावर वाले साइन की राइट एसोसिएटिविटी होती है, तो उसे हम लेफ्ट रिकर्जन से रिमूव करेंगे। पहले हमने इसमें ई टेंस टू ई प्लस टी और टी कर दिया। जो हमारा इधर वाला ई था हमने उसे टी एज्यूम कर लिया। फिर टी को हमने टी स्टार एफ और एफ। जो हमारे इधर वाला ई था हमने इसे एफ एज्यूम कर लिया, और एफ टेंस टू आई डी। इससे हमारा सेम सेम रिकर्जन रिमूव हो गया। और ये हमारी हो गई अनएम्बिगियस ग्रामर। नाउ दिस ग्रामर हैज ओनली वन पार्ट, सो दिस इज अनएम्बिगियस ग्रामर। ये ऐसे हो गया ई टेंस टू ई प्लस टी। अब हम यहाँ पे दो, पहले सेम दो ई थे ना, तो उसमें कोई सी वैल्यू रख सकते थे। अब हम टी में टी की वैल्यू रख सकते हैं, हम ई वाली नहीं रख सकते। तो अब ये चेंज हो गया। अब इसका एक एक्सप्रेशन बन सकता है आई डी स्टार आई डी प्लस आई डी। अब ये चेंज नहीं हो सकता कि हम इसे टी प्लस ई कर दें, वो गलत हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीटर फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। ये 2 नंबर में आता है कि पैरामीटर क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज के। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, पास बाय नेम, यही 3 पैरामीटर होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन डीएफए फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई स्टार एक्स वाई वाई। ये हमने बहुत सारे कर लिए, पर तब भी मैं आपको एक दिखाता हूँ। क्यू नॉट पर हमने सेल्फ लूप लगा दिया एक्स कॉमा वाई का, और इन तीनों को ऐसे ही कर लिया। चाहते तो हम, ये मैंने डायरेक्ट बना रखा है। पहले हम एनएफवी बना सकते थे कि एक एनएफवी आया इधर से एप्सिलॉन स्टेट, फिर क्या कहते हैं क्यू नॉट की स्टेट जिसपे वो क्यू वन की, जिसपे एक्स वाई का सेल्फ लूप होगा, फिर एप्सिलॉन स्टेट, फिर कहते हैं एक्स, फिर वाई, फिर जेड। पर मैंने सीधा बना रखा है, आप ये सीधा ही बना सकते हैं। फिर हमने इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाई पूरी, कि क्यू नोट से कहाँ कहाँ जा रहा है। क्यू नोट से एक्स पे ये, क्यू नोट पर क्यू वन पे जा रहा है, और वाई पे ये सिर्फ क्यू नोट पे आ रहा है। फिर हमने क्यू नोट और क्यू वन का देखा कि कहाँ कहाँ जा रहा है। तो क्यू नोट और क्यू वन पे जा रहा है एक्स पे, और वाई पे क्यू नोट और क्यू टू पे जा रहा है। फिर हमने क्यू नोट और क्यू टू वाली स्टेट देखी, जो इसमें नई स्टेट आई है, इस पे क्यू नोट और क्यू वन पे जा रहा है। देखते हैं, एक्स से क्यू नॉट और क्यू वन पे जा रहा है, क्यू टू वाली एक्स से कहीं नहीं जा रही। वाई पे देखते हैं, ये वाई पे क्यू नॉट पे आ रहा है अपने आप पे, और क्यू वन, वो क्यू टू क्यू थ्री पे जा रहा है। अब ये नई स्टेट आई इसमें। अब हम इसे देखें क्यू नॉट क्यू थ्री। तो क्यू थ्री से कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो क्यू नॉट वाली जो दोनों ट्रांजेक्शन है वही लिखेंगे हम, क्यू नॉट क्यू वन, और वाई से खाली ये क्यू नॉट पे जा रहा है। और फिर सेम इसका हम डायग्राम बना देंगे, इसे ए मान लेंगे, इसे बी, इसे सी, इसे डी, और इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्टर डीएफए दैट एक्सेप्ट लैंग्वेज ओवर इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी सच दैट एल इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ए और बी बी। हमें एक ऐसा डीएफए बनाना है जिसकी लैंग्वेज, जो ए से स्टार्ट हो रही हो स्ट्रिंग या बी से स्टार्ट हो रही हो, सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जा। तो पहले हमने ए लिया, बी लिया, और क्या कहते हैं फाइनल, या तो ए से स्टार्ट हो रही है बी से, और वो फाइनल स्टेट में जाके मिल जाएंगे। और यहाँ पे कितने भी आ सकते हैं ए बी, इसके बाद तो चाहे कितने ऊपर स्टार्ट हो, हमेशा ए और बी से होगा। तो क्यू नॉट का ए क्यू वन पे और बी क्यू टू पे। फिर क्यू वन का ए तो फाइनल स्टेट में चला गया, और इसका बी फाइनल स्टेट में चला गया। पर क्यू वन का बी बचा है ना, हम दोनों ट्रांजिशन दिखाते हैं तो एक डेड स्टेट में आएगा, और क्यू टू का भी एफ डेड स्टेट में आएगा। और ये यहाँ पे डेड स्टेट के ट्रांजिशन दोनों अपने पे ही होते रहेंगे। ये हमारा बन गया इसका डीएफए। कंस्ट्रक्ट अ मिनिमाइज डीएफए, ये मैंने अभी आपको पहले भी सिखाया था। पहले हम इसकी सारी स्टेट के ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। जैसे ए स्मॉल ए पे
बी पे जा रहा है, और स्मॉल बी पे सी पे जा रहा है, बी स्मॉल ए पे अपने आप पे आ रहा है, और क्या कहते हैं स्मॉल बी पे डी पे जा रहा है, ऐसी सी, ये सारे ए पे तो बी पे ही जा रहे हैं, बस बी में इसमें चेंजेस हैं, तो हम इस डायग्राम में से देख के बना लेंगे। फिर हम इसे सेम डिवाइड करेंगे फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट में, और एक एक चेक करेंगे कि क्या ये सेम ग्रुप में है इसका ट्रांजिशन या अलग ग्रुप में, और जब अलग होगा हम इसे डिवाइड करते जाएंगे। और यहाँ हमारी चार स्टेट बचेंगी, ई डी ए सी बी, और फिर हम इन्हें दोबारा इनकी ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, इन दोनों स्टेट को जोड़ देंगे, और ये हमारा मिनिमाइज डीएफ बन जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इवन नंबर ऑफ ए एंड बी। हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं पहले, तो या तो ए हो सकता है या बी भी हो सकता है, ये दोनों इवन नंबर हैं दो दो, या फिर पहले ए बी या बी ए में से कोई सा भी एक स्ट्रिंग में, और ए और बी का कोई सा भी सेट पूरा, कोई सा भी सेट जितने भी आ सकते हैं बीच में, फिर आखिरी में ए बी या बी ए, मतलब अगर ये नल भी हो जाता है तो हम इसे बनाएंगे ए बी यानी दो बार ए दो बार बी, या ए बी बी ए तब भी दो बार ए दो बार बी। फिर मैंने आपके लिए इसके लिए इसका डीएफए बना रखा है ताकि समझने में आसानी हो। ये जो क्यू नॉट स्टेट है यही हमारी फाइनल स्टेट होगी इसमें, ये यहाँ पे वन पे एक स्टेट पे गया, तो हमारा खाली एक वन एक्सेप्ट नहीं हो सकता, दो वन एक्सेप्ट होते हैं, फिर इधर आ गया, हमारे दो वन एक्सेप्ट हो गए खाली। अब इसकी जीरो ट्रांजिशन भी सेम ऐसी होगी, एक स्टेट पे जीरो से गया, और फिर इस पे ये जीरो वापस आ गया, फिर ये एक, अब हमारी ये स्टेट बन गई। अब इस स्टेट से भी तो जीरो पे कहीं जाएगा, वन से तो चला गया, तो जीरो से हमने इसे नीचे दे दिया। अब हमारा अगर ट्रांजिशन है वन जीरो जीरो वन, तो इधर तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर हमने यहाँ कर दिया वन जीरो और इसका जीरो आगे दे दिया तो ये तीन जीरो एक्सेप्ट हो जाएंगी, इसलिए दोबारा लौट के इसी पे वापस आएगा जीरो। हमारी इसकी दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट हो गए। अब हमारी जो ये नई स्टेट बनी है इसके बनाने दोनों ट्रांजिशन, जीरो और वन, इसका जीरो तो हो चुका ऊपर, पर इसका वन बनाना है, तो वन हमने इस वाली स्टेट पे दिया और इस वाली स्टेट का वन इधर आ गया, ये इसका डीएफए बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ कॉन्टेक्स्टरी ग्रामर टू रिप्रेजेंट पैलिंड्रोम और जीरो एंड वन अल्फाबेट। ये पैलिंड्रोम मतलब जो स्ट्रिंग बिल्कुल सिमिलर दिखती हो आगे से भी पीछे से भी, तो ये तो बहुत आसान है, हमने टफल में भी सीखा था। जीरो एस जीरो और जीरो, एस टेंस टू वन एस वन और वन, एस टेंस टू एप्सिलॉन, मतलब या तो हमारा एस जीरो एस जीरो यानी बीच में हमने अगर जीरो लिख दिया तो तीन जीरो हो जाएंगे, आगे पीछे बिल्कुल सिमिलर दिखेगी, या हमने अगर एस की वैल्यू वन रख दी तो भी ये तीन वन हो जाएंगे सिमिलर दिखेगी, या हमने एस की वैल्यू जीरो एस जीरो रख दी और फिर एप्सिलॉन रख दी, तो वन जीरो जीरो वन, हम जब इधर से पढ़ेंगे तो वन जीरो जीरो वन, ये सिमिलर रहेगी पूरी स्ट्रिंग। अब आगे मैंने इसमें थ्योरी ऐड कर रखी है जो हमारे कभी भी प्रीवियस 10 ईयर्स में एक एक बार आया हुआ है, तो इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। तो अब हम आगे चलेंगे, मैं इसमें 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। रीजन फॉर फेजेस टू बी ग्रुप, कि फेजेस हम क्यों ग्रुप करते हैं। इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग कंपाइलर फॉर डिफरेंट सोर्स लैंग्वेज, ये कंपाइलर बनाने में मदद करता है डिफरेंट सोर्स लैंग्वेज की। फ्रंट एंड फेजेज ऑफ मैनी कंपाइलर आर जनरली सेम, जो फ्रंट एंड फेजेज होते हैं ना कंपाइलर के अधिकतर सेम ही होते हैं बहुत सारे कंपाइलर के। इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड मॉड्युलरिटी, ये हमारी एफिशिएंसी और मॉड्युलरिटी बढ़ा देता है कंपाइलर की। Bootstrapping. Bootstrapping is the process to create new compiler. It is also used to create cross compiler. Bootstrapping हमारी प्रोसेस होती है नए कंपाइलर बनाने के लिए, और इससे हम क्रॉस कंपाइलर भी बनाते हैं। क्रॉस कंपाइलर, क्रॉस कंपाइलर इज अ कंपाइलर दैट रन ऑन वन मशीन एंड प्रोड्यूस टारगेट कोड फॉर अनदर मशीन। जो हमारा क्रॉस कंपाइलर होता है उसका सोर्स कोड मशीन ए पे चल रहा है, कंपाइलर भी मशीन ए पे रन होगा, पर जो टारगेट कोड प्रोड्यूस होगा वो मशीन बी का प्रोड्यूस होगा। वाई ए सी सी पार्स जनरेटर, YACC, yet another compiler is a standard parser generator for Unix operating system। जो YACC होता है ना, yet another compiler, ये Unix operating system के लिए parser generator होता है। An open source program YACC generates code for the parser in the C programming language। जो YACC कोड जनरेट करता है पार्सर के लिए, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। इट इज अ लुक अहेड लेफ्ट टू राइट पार्सर जनरेटर जनरेटिंग अ पार्सर
द पार्ट ऑफ कंपाइलर दैट ट्राइज टू मेक सिंथेटिक सेंस ऑफ द सोर्स कोड। ये लुक अहेड लेफ्ट टू राइट पार्सर जनरेटर होता है। ये कंपाइलर की मदद करता है कोड के सिंथेटिक सेंस बनाने के लिए, ताकि कंपाइलर समझ पा कि क्या कोड कहना चाह रहा, कोड का सेंस क्या है। इसी के साथ हमारी यूनिट खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।